नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 ईयर ITI कोर्स का इस वीडियो के माध्यम से हम जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टर्म्स उसको पढ़ाएंगे। ये हमारा चौथा और पाँचवें हफ्ते का कोर्स है। इसके अंदर हम जो कवर करेंगे इस पूरे हफ्ते में जो कवर होगा वो होगा बेसिक टर्म्स सच एज इलेक्ट्रिक चार्जेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस। ये अभी हम इस टॉपिक में जो आज कवर करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस। ये इन चीज़ों पर आज फोकस रहेगा। और जो इस हफ्ते में हम पढ़ेंगे वो बेसिक्स ऑफ AC DC, वेरियस टर्म्स सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, RMS, पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सिंगल फेसेस एंड 3 फेस सप्लाई, टर्म्स लाइक लाइन एंड फेस वोल्टेज, करंट, इंसुलेटर, conductor and semiconductor properties, different types of electrical cables and their specification, types of wires and cables, standard wire gauge SWG, classification of cables according to gauge, core size, number of conductors, material, insulation, strength, flexibility etc। ये पूरा हम इस हफ्ते इन 2 हफ्तों में चौथे और पाँचवें हफ्ते में पढ़ेंगे। तो आज होगा फोकस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस पे इस वीडियो के माध्यम से। हमने अभी तक जो पिछले वीडियो में पढ़ा था थ्योरी के, उसमें बेसिक्स टर्म्स सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इस पर फोकस किया था। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज से कूलम्स की बात की थी जिससे हम चार्ज को नापते हैं, और कितना चार्ज पार्टिकल को मिला के एक कूलम होता है वो बताया था 6.25 × 10⁻18। तो ये था चार्ज के बारे में पिछले वीडियो के अंदर। आज हम जो बताएंगे वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज के बारे में बताएंगे। मेनली हमने जो चर्चा की थी पीछे कि जब हम करंट को कनेक्ट करते हैं एक किसी भी कंडक्टर के एक कोने पे नेगेटिव चार्ज और एक कोने पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्लोज सर्किट की बात की थी जिसमें हमने इस फिगर के बारे में, ये बल्ब कैसे जलता है, ये सब कुछ बताया था। अब आगे होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज को कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में सभी जानते हैं वोल्टेज है, और हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव जो उसको हमारे करंट को बहने में मदद करता है, हेल्प करता है, उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं मूवमेंट में। तो इसके अंदर क्या है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, जहाँ से आप ये फोर्स डाल रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ को नापता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी स्ट्रेंथ है।
EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स इन द यूजुअल मैकेनिकल सेंस, वो ताकत नहीं है जो हम इलेक्ट्रिकल उसमें लेते हैं या मैकेनिकल वे में लेते हैं, बट इट इज़ अ convenient term used for the energy which drives current through an electrical current। ये क्या है, जो वो एनर्जी है जो करंट को ड्राइव करती है, करंट को चलाने में मदद करती है, वो फोर्स है। सर्किट के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देती है और पॉजिटिव जब टर्म्स क्या वो जो टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जो हम रिपल्सन की बात कर रहे थे, जो हम आकर्षण की बात कर रहे थे, जो धक्का देने की बात कर रहे थे, वो जो टर्म्स है वो क्या है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वही वोल्टेज है। व्हेन टू चार्ज हैव अ डिफरेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फोर्स that exist between them can be called the electromotive force। जब दो चार्ज हैं जो उनमें कोई अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव। उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जब दो टर्मिनल हैं, जब दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और वो जो उसके बीच द इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फोर्स उनके बीच में है, दो टर्मिनल के बीच, दो चार्ज टर्मिनल के बीच, उनको ईएमएफ बोलते हैं। और द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूज टू इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। वोल्ट में इसको नापते हैं। अब ये पता हो गया कि अगर दो चार्ज टर्मिनल हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से जो उनके बीच में एक वो होता है फोर्स होता है, उसको कहते हैं ईएमएफ और उसको नापते हैं वोल्ट से। डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, व्हेन ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कॉज नंबर ऑन कॉलम ऑफ चार्ज to do one coulomb of charge to do 1 joule of work, the EMF is 1 volt। अगर हम वोल्ट को अब नापना है, जब हमको 1 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, 1 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, कूलम चार्ज तो बहुत, अब 1 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ती है 1 जूल काम, क्योंकि जो काम होता है, जो वर्क होता है, फोर्स, जब हम मैकेनिकल वे में पढ़ते थे वर्क के बारे में, तो जब हम कहते थे कि जब इतने फोर्स को, इतनी ताकत को इतने डिस्टेंस तक ले जाना, मूवमेंट में अगर हम उसको उसके मोशन को चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, वर्क होता है। और यहाँ पे वही चीज़ को हम वोल्ट में अगर डिफाइन करें, मैकेनिकली में तो वो वर्क हुआ, अब बिजली क्या है, वो उसका वर्क क्या है, वोल्ट में समझ लो। और तो उसको हम ये कह सकते हैं, जब 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क करने में जो जूल ऑफ वर्क द ईएमएफ, तब क्या 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 होगा, जो ईएमएफ लगेगा, जो फोर्स लगेगी, वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। और जब मैकेनिकल के टर्म में हमें कहेंगे, सपोज यहाँ पर जूल क्या है, जो काम होता है, काम को यहाँ पे वो इन्होंने क्या कॉलम जो काम है उसको जूल में नापा है। तो अगर हम काम को करते हैं, फोर्स हमारे पास वहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स वाली बात है, तो जब हम 1 जूल काम पर 1 कूलम एनर्जी वो करते हैं, लगाते हैं, तो जो हमारा ईएमएफ होता है 1 वोल्ट का होता है। ये सीधे सीधे टर्म्स है। 1 जूल वर्क होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज पर हमारा जो वोल्टेज होगी वो 1 वोल्ट होगी। Some typical voltage sources and voltage level that we come across in day-to-day
लाइफ आर जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं 1 वोल्ट फ्रॉम ड्राई सेल फॉर पॉकेट टॉर्च, डिजिटल क्लॉक 1.5 वोल्ट के छोटे छोटे जो पिल्सन सेल आप बोलते हो वो भी हमारे क्या हैं वोल्टेज सोर्स हैं। और 9 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट्स फ्रॉम बैटरीज फ्रॉम पोर्टेबल रेडियोज, energy lamp, motorcycle, automobiles etc. 220 to 240 volt from हाइड्रो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। और थर्मल जनरेटिंग स्टेशंस जो थर्मल जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे जो एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर जो ये स्टेशन जनरेट करते हैं वो वाली वोल्टेज है जो 220 वोल्ट है फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफ होम्स के लिए। वो भी क्या है हमारा सोर्स है, पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वहाँ से हमको वोल्टेज मिलती है। 440 वोल्ट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू रन मोटर्स, बड़ी बड़ी मोटर जो 440 वोल्ट से चलती हैं वो भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं। The term potential, electromotive force, EMF and voltage are often interchangeable। कभी उसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, कभी EMF भी बोलते हैं, कभी वोल्टेज भी बोलते हैं, परंतु ये सारी एक चीज़ है। क्वांटिटी ऑफ करंट, द क्वांटिटी ऑफ करंट flowing through a wire or a circuit is determined by the number of electrons that pass a given point in 1 second। अब वही बताया था कि जो यूनिट टाइम में नंबर ऑफ करंट फ्लो करते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको हम 1 एम्पियर को मानते हैं यूनिट टाइम में, उसको एम्पियर से नापते हैं और उसको करंट कहते हैं। यूनिट एक इकाई समय में जितने वो करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट है, और एक इकाई टाइम में जो नंबर ऑफ वो करते हैं उसको 1 एम्पियर मानते हैं। तो यही एक यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर और ए सर्किट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। जो भी पॉइंट दिया है उसमें 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ करंट। करंट को हम उससे नापते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर और सर्किट इन एम्पियर को, करंट को नापते हैं एम्पियर में, ए से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को नापते हैं वी से। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो करंट को हमने किससे नापा, उससे करंट को नापते हैं एम्पियर से, ए से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट में और उसको वी से। ये दो। अब इनकी क्या है कि डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेज अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेज a point in 1 second, then a current of 1 ampere is said to be following। जब एक कॉलम चार्ज पास होता है वहाँ पे 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट बह गया। तो अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कम है तो वो 1 एम्पियर से कम भी हो सकता है। तो 1 सेकेंड में जितने चार्ज पार्टिकल जाते हैं उतना वो ज़्यादा भी हो सकता है एक कॉलम से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल निकल जाएं। तो हम ये मान के चलना, अगर 1 सेकेंड में 1 कॉलम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ भी हो सकते हैं,
1 सेकंड में, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट चले गया। नोट इन 1 कूलम इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो क्या द टर्म एम्पियर केम फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट A.M. एम्पियर। जो ये एम्पियर टर्म्स आया तो ये कहाँ से आया? जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक A.M. एम्पियर 18th सेंचुरी के, उनके नाम से इसका एम्पियर रखा गया। ये क्वांटिटी ऑफ करंट सिमिलर देन 1 एम्पियर इज मेजर ए मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। जैसे हम मिलीमीटर या माइक्रोमीटर ये करते हैं, तो उसी तरीके से हम एम्पियर को भी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में नाप सकते हैं। जैसे अभी पहले हम तो अभी एक एम्पियर की बात कर रहे थे। जब एक कूलम चार्ज पार्टिकल्स 1 सेकंड में निकलते हैं तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट गई। अब इसको क्या है कि हम कम में भी नाप सकते हैं। अगर हम 1 एम्पियर का 1000वां भाग 1/1000 को क्या बोलेंगे? 1 मिली एम्पियर। ये आपने यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन डिटेल में। ये है कि 1 मिली एम्पियर ये है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अन एम्पियर, यानी 1000वां भाग है। जैसे 1 मीटर का 1000वां भाग 1 मिलीमीटर होता है, वही यहाँ पे है, उसी स्केल के अंदर है। तो वही स्टैंडर्ड है जो ये हमारा मीटर हम वो करते हैं मीटर, तो उसी का 1000वां भाग मीटर का मिलीमीटर होता है। यहाँ पे 1000वां भाग मिली एम्पियर होता है। अब माइक्रो एम्पियर, माइक्रो ये 10th पार्ट होगा, 6 है 6 माइक्रो नैनो पिको। हाँ, तो माइक्रो का 10 टू द पावर 6 -6 1 माइक्रोमीटर होता है। एम्पियर का 1/10 टू द पावर -6, यानी 10 की जो घात होती है वो नकारात्मक होती है, नेगेटिव माइनस या 6 होती है। तो ये है, आप जब उसको मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में नापोगे तो ये उसका वही स्टैंडर्ड होगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी के दो, irrespective of how the electricity is generated or produced, electricity can be classified into 2 type। उसके अनुसार कि बिजली कैसे पैदा हो रही है और कैसे मतलब इसका उत्पादन हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, अल्टरनेटिंग कहते हैं करंट सप्लाई, जो जनरली इसको AC सप्लाई कहते हैं, और डायरेक्ट करंट सप्लाई को DC सप्लाई कहते हैं। 2 तरह के करंट होते हैं। AC सप्लाई है, द टर्म अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इज गिवन टू ए सप्लाई सोर्स दैट मेक्स करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट which reverse or alternate its direction periodically। तो जो ये करंट है अल्टरनेट करंट, AC करंट, अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो अल्टरनेट करंट सप्लाई इज गिवन, जब भी हम इसको किसी सप्लाई देते हैं, किसी सप्लाई सोर्स,
दैट मेक्स करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट। और ये जब किसी वो करंट बहता है, जैसे हम इसको सप्लाई किसी पर देते हैं, तो क्या होता है उसमें रिवर्स और अल्टरनेट डायरेक्शन, वो क्या करता है, एक बार एक डायरेक्शन में बहती है करंट, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। उस सर्किट में, जो सर्किट में हमने करंट दे रखी है, वो अल्टरनेटली एक पीरियोडिक टाइम होता है, उतने ही समय के लिए वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में बहेगी और उतने ही समय के लिए वो दूसरे डायरेक्शन में बहेगी। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द करंट अल्टरनेट इन पीरियड ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो ये 1 सेकेंड में जितनी बार ये चेंज करती है अपनी वो उसको अल्टरनेटली, एक बार एक साइकिल लेती है, दूसरी बार दूसरे उसमें बहती है डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। इसको HZ से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्स है। तो अभी करंट का बताया, वोल्टेज का हो गया वोल्ट और V से डिनोट करते हैं। करंट का हो गया एम्पियर, उसको A से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का हो गया हर्ट्स, इसको HZ से डिनोट करते हैं। ये ध्यान देना है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो उसका यूनिट होगी HZ यानी हर्ट्स। जब भी हम करंट लिखेंगे उसका जो लिखेंगे एम्पियर से उसको डिनोट करेंगे, इतना एम्पियर करंट है। और जब भी हम वोल्टेज लिखेंगे तो इतने वोल्ट उसको लिखेंगे V से, इतने वोल्ट है V से डिनोट करेंगे या इतना वोल्ट है, ये हमारा उसका यूनिट हो गए। इन इंडिया एंड यूरोप द फ्रीक्वेंसी इज स्टैंडर्डाइज एज 50 हर्ट्स। जो इंडिया और यूरोप में AC करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्डाइज टू 60 हर्ट्ज। और यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ अमेरिका में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है। ये ध्यान रखना, ये AC करंट की फ्रीक्वेंसी है, आगे जाके इसका यूज होगा और इसके यूज से हम और काफ़ी जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जाके इसमें चर्चा करेंगे। इन इंडिया द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन हाइड्रोथर्मल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज। जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो पन बिजली योजनाएं हैं, थर्मल हैं, जहाँ पे हम कोयले से या दूसरी तरीके से हम बिजली चलाते हैं, भाप से वो चलाते हैं उनको, टरबाइन को, वो और जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर से जहाँ चलती है वो सारी बिजली जो पैदा होती है वो है AC पावर, उसे बोलते हैं AC वोल्टेज। अब आगे है AC सप्लाई हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर DC सप्लाई। इसको ध्यान से पढ़ना। रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉस ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसमिशन लॉस कम होते हैं, बहुत लंबी दूरी तक इसको ले जा सकते हैं। एक परसों फ़ायदा है, जो आपके घरों तक और पावर स्टेशन पता नहीं कहाँ जनरेट हो रही है वो आपके घर तक आती है, AC पावर है। और उसकी वजह यही है कि इसमें लॉसेज कम होते हैं। वोल्टेज लेवल कैन बी चेंज यूजिंग सिंपल डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांसफार्मर। वोल्टेज लेवल हाई और लो किया जाता है। आपने देखा होगा आपके नियर बाय एरिया में, आपके नज़दीक आसपास में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और हाई वोल्टेज कहते हैं, हाई टेंशन वायर जा रही है, 440 वोल्ट की जा रही है, इतनी किलो वोल्ट की लाइन है। और उसके बाद जो आपके घरों में आती है वो डोमेस्टिक यूज के लिए वो 220 वोल्ट की आती है। तो वो किया जा सकता है, उसको हम इजीली कम ज़्यादा ट्रांसफार्मर के माध्यम से कर सकते हैं। रिड्यूस सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक को कम किया जा सकता है। जो बिजली के झटके लगने हैं उनके खतरे को कम किया जा सकता है AC करंट से। जनरेटिंग इक्विपमेंट्स आर सिंपल एंड चीपर। जो ये AC करंट जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सस्ते होते हैं और साधारण होते हैं।
कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू डीसी सप्लाई। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसको हम आसानी से डीसी सप्लाई में बदल सकते हैं। हमारे जो सारे सिस्टम होते हैं अधिकतर घरों में तो डीसी से चलते हैं, मोबाइल जो है डीसी से चलता है। तो ये हमको जब डीसी पावर की ज़रूरत होती है तो हम इसको आसानी से डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदा हो गया, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, लॉसेज बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो वोल्टेज लेवल कैन भी चेंज, वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम कम कर देंगे, जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी उसको बढ़ा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। और इसका जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो को कम किया जा सकता है। और जो जनरेटिंग बिजली पैदा करने वाले जो इक्विपमेंट हैं वो सस्ते हैं और साधारण हैं, और इसको हम डीसी में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 5 वो हैं इसके फ़ायदे हैं। तो 5 फ़ायदे हो गए। पहला, इसका जो लॉस है बहुत कम है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। दूसरा, इसको हम जो लेवल है इसका वोल्टेज का कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तीसरा है कि इसको हम एक्सीडेंट जो शॉक होते हैं, जो झटके लगते हैं, उसको कम किया जा सकता है। और इसको जो जनरेट करने वाले हैं इक्विपमेंट वो सस्ते हैं और सिंपल हैं। और जो पांचवा है ये इजीली डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब डीसी सप्लाई क्या है, एसी सप्लाई का बता दिया है। डीसी सप्लाई इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट सप्लाई। द टर्म डायरेक्ट करंट सप्लाई इज गिवन टू ए सप्लाई सोर्स दैट मेक्स करंट टू फ्लो थ्रू अ करंट वन डायरेक्शन ओनली। अब पहली चीज़ है, जब इसको किसी से कनेक्ट करते हैं तो करंट केवल एक डायरेक्शन में बहती है। और एसी में था, क्योंकि एसी आपने पढ़ दी है तो उसमें अल्टरनेट होती थी। कुछ जितने पीरियड के लिए वो एक डायरेक्शन में होती थी उतने पीरियड के लिए दूसरी डायरेक्शन में, फिर उस पहली डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर पहली डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में। परंतु इसमें क्या रहती है, हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है। पहले तो डायरेक्ट करने इसको इसलिए कहते हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। तो ये अल्टरनेटिव करंट में मैंने बता दिया ये होता था। बैटरीज एंड सम टाइप ऑफ जनरेटर गिव डीसी सप्लाई और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हमारी बैटरीज, जो हमारे बैटरी हैं, कोई भी बैटरी है वो हमको डीसी सप्लाई देती है। और कुछ स्पेशल टाइप के जनरेटर हैं वो भी डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई एजेंसी इन इंडिया। और कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई एजेंसी नहीं है जो डीसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करती हो भारत में। जनरेटिंग स्टेशन जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 to 1000 ऑफ मेगा वोल्ट। जो पावर जनरेट करने वाले स्टेशन हैं वो क्या करते हैं कि 100 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट या मेगा वोल्ट तक उसको पावर को जनरेट करते हैं। दिस लार्ज वोल्टेज लेवल इज रिड्यूस इन स्टेजेस बाय डिवाइसेज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। अब जो जिस डिवाइस से इस वोल्टेज को हम रिड्यूस करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। एंड इज फाइनली अवेलेबल। तो एसी सप्लाई का उसमें है। एसी में क्या होता है कि हमने बताया कि इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा है कि ट्रांसमिशन हम बहुत दूर तक कर सकते हैं, लॉसेज कम होते हैं। और जो हमारा वोल्टेज जहाँ जनरेट हो रही है वो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा मेगा वोल्ट तक जनरेट करते हैं, परंतु जब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं और जहाँ पे हमारा यूज होता है वहाँ पे घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए हम 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स एसी देते हैं। और इंडस्ट्री के लिए 440 वोल्ट और 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रहती है, एसी सप्लाई देते हैं, अवेलेबल करते हैं।
Domestic voltage of 230 volt AC is called the low tension वोल्टेज। जो डोमेस्टिक वोल्टेज है, दो जो घरों पे वोल्टेज आती है 230 वोल्ट की, उसे क्या बोलते हैं, लो टेंशन। और जो आप देखते हो बोलते हैं ना हाई टेंशन वायर जा रही है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है 220 से। इंटर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, और ये इसको रेजिडेंशियल एरिया में जो होती है लो टेंशन जाती है, और कॉल्ड सर्विस कनेक्शन भी इसको कहते हैं। अब क्या है ये देखो, आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल आया, आपकी सर्विस लाइन आई है पोल से। इस सर्विस लाइन पर आपका मीटर लगता है, मीटर के बाद आपका मेन स्विच जहाँ लगे होते हैं, मेन स्विच है, मेन स्विच के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद आपके पंखे फैन और अलग अलग जगह के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये है हाउस वायरिंग का एक सिंपल सा वो दिया है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज है, इसका डिफरेंस क्या है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज from one point to another in an electric field of two charged bodies। किसी भी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं जब हम किसी भी सर्किट के अंदर वर्क डन कैरिंग, उस किसी भी सर्किट के अंदर वो कार्य जब किया जाता है, जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो काम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब दो टर्मिनल हैं, दो क्या हुआ, टर्मिनल क्या है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाते हैं, उसमें जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन एज द डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अंतर है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अंतर उनका है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उनके बीच में, क्योंकि एक हमारा टर्मिनल पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उनमें जो अंतर है पोटेंशियल का उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज टू ए डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज कंपेयर टू द अदर चार्ज बॉडीज, हम चार्ज करते हैं तो एक अगर वो चार्ज हो जाती है, एक व्हेन ए बॉडी इज चार्ज टू द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज, दूसरे के अलावा दूसरे एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब तो उनके अंदर डिफरेंस होगा। जब एक कुछ चार्ज है दूसरा कुछ चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास दो ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। द टू बॉडीज आर सेड टू बी, तो उनको क्या कहेंगे, इनमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बोथ द बॉडीज आर अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल, और उनमें एक वो होता है, दबाव टाइप का होता है, और वो मिनिमम पोटेंशियल अटेन करने की कोशिश करते हैं। द यूनिट ऑफ
जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल की बात हो रही थी, जो वोल्टेज की बात हो रही थी, ईएमएफ की भी बात हुई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हुई। तो ये सारी ये चीज़ क्या है, इसको हम वोल्टेज से नापते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो ताकत होती है, जो पोटेंशियल। मेनली चीज़ क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जो नेगेटिव टर्मिनल हो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देता है। तो वो जो उनको ताकत है उनमें बीच में जो डिफरेंस है प्लस और माइनस के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही वोल्टेज भी है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। वही वोल्ट में क्योंकि हम वोल्ट में नाप रहे हैं इसलिए उसको वोल्टेज कह रहे हैं। हम किसी चीज़ को मीटर में नापते हैं इसलिए हम उसको मीटर कहते हैं, परंतु वो है क्या, जैसे हम मीटर में नाप रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, लेंथ है, और जब हम वोल्टेज में नाप रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, उनमें जो अंतर है पोटेंशियल का वो है। तो जो हम 220 वोल्ट की बात करें, 440 वोल्ट की बातें करते हैं, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब है रेसिस्टेंस क्या है। अभी हमने एसी करंट के बारे में बताया, डीसी करंट के बारे में बताया। डीसी डायरेक्ट करंट है, इसमें ये हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है। एसी करंट है, ये हर पीरियड के बाद चेंज होती है, और आगे जाके और डिटेल में हम जब करेंगे, इसमें और काम करेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, जो उनके दोनों टर्मिनल के बीच में जो अंतर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसको वोल्ट में नापते हैं। और जो हम वोल्ट बोलते हैं वो क्या है, एक्चुअली दो टर्मिनल जो उसके हैं, जो तार हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उनके बीच जो चार्ज का डिफरेंस है वो है। तो रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या करना है, विपक्ष है ये, अपोजिशन है या प्रतिरोधक है, जो किसका, रेजिस्टेंस, उसको रोकता है, करंट को रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, सारी बातें हुई। अब इलेक्ट्रिक करंट को बहने में जो बाधा पैदा होती है, जो रुकावट पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तभी इसके यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि अभी तक तो करंट बह रही है, ये सारी बातें हम कर रहे थे, करंट की बात कर रहे थे, करंट फ्लो की बात करते, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके फ्लो को रोकेगा, जो उसके बहाव को रोकेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इन शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफरिंग लिटिल और नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम सर्किट शॉर्ट करते हैं, जब क्लोज सर्किट जिसे कहते हैं, तो उससे थ्रू करंट बहता है, तो वो क्या करता है, जो करंट के बहने में रुकावट डालता है, कभी कभी नहीं भी डालता, कम डाल सकता है, जो हमको लगता ही नहीं है, महसूस होता ही नहीं है, तो वो जो रुकावट डलती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट are dangerous with high voltage power sources because the high current encountered can cause large amount of heat energy to be released। जब सर्किट को शॉर्ट करते हैं तो स्पार्क होता है, कई चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है, और वो तो किस पर डिपेंड करता है, आपके पावर सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावर सोर्स ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा करंट आएगी, उस हिसाब से तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, जिससे वो हो सकता है डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। अब एसी सर्किट के बारे में या एसी करंट के बारे में बात हुई, ये तो रेजिस्टेंस के बारे में हल्का सा डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आगे आएगा, जब डिटेल में आएंगे हम, काफ़ी चीज़ इसमें आएगा, ओम्स लॉ आएंगे, किरचॉफ लॉ आएगा, ये आगे पढ़ाएंगे, उसमें डिस्कशन होगा। अभी खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। तो अभी एसी करंट के बारे में बताया कि ये क्या होता है, अल्टरनेट करंट है, और कुछ पीरियड एक उसमें होते हैं, दूसरे में अल्टरनेट डायरेक्शन लेती है। तो उसके बारे में है कि एसी करंट और साइकिल क्या है, इसमें एक कंप्लीट साइकिल इन वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। जो कंप्लीट साइकिल वो करती है, उसमें जैसे उसने एक नेगेटिव किया और एक पॉजिटिव साइकिल वो किया,
साइड गई तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल, जब एक साइकिल पूरा करता है, यानी एक साइकिल में दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव है, जब ये दोनों को कंप्लीट करता है तो इसमें जो भी समय लेता है एक साइकिल को पूरा करने में उसे कहते हैं पीरियड। अब होता है एम्पलीट्यूड, ये सारे टर्म्स हैं एसी की, जब हम स्टडी करेंगे आगे और बढ़ेंगे तो इनका बहुत बड़ा यूज है आगे सारे कैलकुलेशन में। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड है जो हम जब करंट नेगेटिव साइकिल बनाती है तो वो धीरे धीरे अब एक साइकिल की तरफ वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी और पॉजिटिव में एक पीक पर जाएगी, वो पीक से फिर नेगेटिव की तरफ जाने के लिए फिर डाउन आएगी, फिर नेगेटिव को जाएगी। तो जब वो पीक पे होती है तो उस पीक को बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। अब ये है, यहाँ पे मैं आपको इस चित्र के माध्यम से डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कैसे हम इसको साइकिल और उसके टर्म्स में समझेंगे। अब ये है हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। यहाँ एक पॉजिटिव साइकिल है और ये है हमारा नेगेटिव साइकिल। जब आप ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पे 0 होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि एक अब यहाँ से लेके साइकिल चली, इसने हाफ साइकिल पॉजिटिव किया, उसके बाद ये नेगेटिव तक बढ़ी और जैसे इसने वो साइकिल पूरी हो गई, अब ये क्या जा रहा है दूसरा साइकिल के लिए जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका क्या है, वन साइकिल है। और इस पूरे साइकिल में यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना इसको टाइम, वो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये है हाफ साइकिल। अल्टरनेट इसलिए कहते हैं कि एक साइकिल इसने इधर को किया, फिर ये हाफ साइकिल इधर को किया, हाफ इधर को किया, फिर ये हाफ इधर को करेगा, हाफ इधर को करेगा, यानी एक साइकिल में वो आधा पीरियड पॉजिटिव रहता है, आधा नेगेटिव रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जब वो करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पॉजिटिव करंट जो है, या पहले इतनी हुई नेगेटिव से आ रही हुई है, 0 हुई, 0 के बाद धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी, फिर एक पीक पे चली गई। और पीक पर जाके जब ये 0 लाइन को हम नापते हैं तो इसकी जो भी डिस्टेंस होगी, जब हम CRO यूज करेंगे उसमें भी इस चीज़ को बताएंगे, तो ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो ये होगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका अल्टरनेट करंट का। आगे क्या है कि सेकंड, अब वो हमने बताया था हर्ट्ज की बात हुई थी कि एक सेकंड में वो जितने साइकिल कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और उसको हर्ट्ज में नापते हैं। तो AC करंट के बारे में बताया था, इंडिया और यूरोपियन कंट्रियों में 50 हर्ट्ज की होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 50 साइकिल कंप्लीट करता है वो एक सेकंड के अंदर। जो हमने एक साइकिल देखी तो एक सेकंड के अंदर जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आ रही है वो 50 साइकिल पूरी करती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम नापते हैं NF/120 व्हेन N इज द स्पीड ऑफ RPM एंड P इज P नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। तो NF, उसमें N क्या है, स्पीड है, कितने RPM है उसकी, और P उसके ऊपर कितने पोल हैं। तो RMS वैल्यू ये बड़ा इम्पोर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर, जो अभी हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी उससे ही ये निकलता है। RMS वैल्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको इस पे सवाल भी आएंगे और ये यूज भी होगा। एक दूसरे में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो ये बता दिया कि उसकी स्पीड होती है और पोल्स होते हैं मशीन के। उसके बाद जो रूट मीन स्क्वायर है, RMS बोलते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर। तो उसको निकालने के लिए जो हमारी अल्टरनेटिव करंट है, गिवन दैट स्टडी by that steady DC current which produce the same heat and that produced by the alternating current is given time and given resistance is also called virtual or effective value of AC। तो जो RMS है वो क्या है, मैक्सिमम 0.7 होती है
मैक्सिमम, और VRMS जो होती है वो 0.70, वो भी वही है 0.707 V मैक्सिमम, वोल्ट मैक्सिमम, और I का मतलब एम्पियर मैक्सिमम। तो ये है रूट मीन्स स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आगे जाके बताएंगे। और इसमें ये कह रहा है कि ये क्या होता है कि रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज गिवन बाय दैट स्टडी ऑफ DC करंट which produce the same heat as that produced by the alternator। वो उतने ही हीट जनरेट करता है अगर DC करंट जितना AC करंट जनरेट करता है इन गिवन टाइम एंड गिवन रेजिस्टेंस। जितना हमने उसको टाइम दिया है, जितना उसको रेजिस्टेंस दिया, मतलब समय, उसी समय में, और वो एक हम उसको सरफेस पे एक किसी भी चीज़ पे DC करंट लगाते हैं और वो जितने हीट जनरेट करता है और उतनी देर में हम AC करंट लगाते हैं, वो जितने, अगर उनका दोनों की जो हीट जनरेट होती है वो बराबर है, तो उस केस में हमारा जो RMS होता है वो मैक्सिमम इतना निकलता है। ये उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC कहते हैं। तो जो ये है उसकी इफेक्टिव वैल्यू RMS की, ये मैक्सिमम है। जो रूट मीन स्क्वायर है करंट का, वो है 0.707 एम्पियर, और जो वोल्टेज का है भी वही है। ऑल AC वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर रीड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और जितने भी वोल्ट मीटर हैं या एम्पियर मीटर हैं वो उसके RMS वैल्यू को रीड करते हैं। सिमेट्रिकल अल्टरनेटिव क्वांटिटी, द रेशियो ऑफ द वैल्यू टू द मीन पीरियड। मीन पीरियड का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी एट ए गिवन इंस्टेंट। जो कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है वो उसकी जो वैल्यू एक गिवन पीरियड के अंदर होती है, घटना के अंदर होती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पीक वैल्यू, द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल में जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। बेसिक ऑफ DC सर्किट। बेसिक ऑफ DC सर्किट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये AC और DC का बेसिक, AC का हम एक और भी इसको जब करेंगे तो AC का भी बेसिक्स लेंगे। तो ये अगले वीडियो में आज इतना ही। आज एक्चुअली इसमें हमें मेनली था रेजिस्टेंस तक, तो रेजिस्टेंस के बाद हमने थोड़ा सा आगे इसको ले लिया, परंतु AC सर्किट के बारे में हम दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे AC सर्किट से करेंगे। थैंक यू। इसके साथ